डॉक्टर सुथार, नमस्कार। नमस्कार जी। कल आपने ये बताया था कि आपने हिंडन एयरबेस के बाद में भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्ति ले ली। उसके आगे कुछ बताएं। जी, आपने ठीक पूछा। उसके बाद में मैं, जैसा कि आपको मैंने कल भी बताया था कि अ, दिल्ली के बाद में मैं गुजरात स्टेट, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेट है, वहाँ जाकर मैं सेटल, बड़ौदा में, वहाँ एक शहर है बड़ौदा, वहाँ जाकर सेटल हो गया था। और चूँकि मेरे बच्चों का आगे का एजुकेशन देखना था, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गए थे, तो वहाँ बड़ौदा में मैं सेटल हो गया। लेकिन वहाँ जाकर के मैं कोई बैठा नहीं रहा, मेरे निरंतर काम में रुचि थी और लगा रहा वहाँ पर। सबसे पहले मैं एक ये बताना चाहूँ कि सूरत में एक सूरत बेवरेज थी, जिसमें आपको ये कहूँ कि पूरे गुजरात में, साउथ गुजरात में, वो कोका कोला की एक कंपनी थी। तो सबसे पहले मैंने वहाँ जॉब शुरू किया एज ए प्लांट इंचार्ज। अच्छा जी। तो वहाँ पर उसका उस बेवरेज फैक्ट्री का काम था कि पूरे साउथ गुजरात में ये ठंडे की सप्लाई करना, यानी भिन्न भिन्न तरह के कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स, जिसको हम्म। हम कहेंगे हम्म। कोका कोला है या लिम्का पेप्सी है। है, लिम्का है। हाँ जी। पेप्सी तो अलग है, लेकिन ये उनका एक ही ब्रांड थी। अच्छा। तो उनमें 3-4 ब्रांड वो बनाते थे और पूरे साउथ गुजरात में वो सप्लाई करते थे। तो वहाँ मैं एज ए प्लांट इंचार्ज, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग साइड में मेरा बैकग्राउंड था, तो वहाँ उस प्लांट को देख रहा था। तो वहाँ कुछ समय काम करने के बाद में मेरे को फिर अ, अ, गुजरात सरकार ने एक मौका दिया और सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, उसमें मैं आ गया। और वहाँ पर जो एक ऑटोमाइजेशन का एक काम चल रहा था, आप जानते हैं कि सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड, जिसका कि आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ी नहर गुजरात में चलती है। हाँ जी। हाँ जी। उस नहर में कई तरह के सिस्टम है, तो उसमें एक कम्युनिकेशन का सिस्टम भी था। अच्छा जी। तो मैं उस में काम करने लगा। तो उसके साथ साथ भी फिर आपकी पढ़ाई जारी रही? जी, मैंने मेरी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और जैसा कि मैंने कहा कि इग्नो इग्नो एक सबसे बहुत बढ़िया तरीका है, पढ़ाई का एक अच्छा जरिया है। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एम्प्लॉई हो या घर बैठा हो या यूनिवर्सिटी जा कर के नहीं पढ़ सकता हो रेगुलर कोर्सेज में, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यह है कि इग्नो से वो अपने भावी जीवन के कैरियर को सुधार सकता है। तो मैंने ठीक वैसे ही किया कि इस इग्नो के माध्यम से मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने हिंदी में तो मैंने एमए कर ही रखा था वैसे उस्मान यूनिवर्सिटी से। उसके बाद में मैंने इग्नो से रूरल डेवलपमेंट में एमए किया। उसके बाद में डिस्टेंस एजुकेशन में एमए किया। फिर गांधी पीस स्टडी में एमए किया। फिर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने एमए किया। फिलॉसफी में एमए किया। इस तरह के 7-8 विषय में मैंने एमए कर मतलब लिया। आपने रूरल डेवलपमेंट को ही क्यों इतना चुना? रूरल डेवलपमेंट तो ऐसे कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं। और ग्रामीण विकास में मेरी रुचि थी अच्छा। और उसी का मेरे को बड़ा इंटरेस्ट था। और उसके कारण मैंने एमए रूरल डेवलपमेंट में करने की सोची कि गांव में क्या विकास किया जाए या क्या विकास की संभावनाएं क्या होती संभावनाएं हैं? हैं और क्या क्या अभी तक नहीं हो पाया जो हम कर सकते हैं। उसी के उद्देश्य को लेकर के मैंने एमए रूरल डेवलपमेंट में एमए किया। और इसका मैं ये बताऊं कि मैं कई जगहों पर, कई इलाकों में गया। जैसे एक बादरिया जगह है,
जहाँ मेरे गुरुजी का स्थान है बहुत बड़ा। माता आई माँ का एक मंदिर है वहाँ पर। अच्छा जी। तो मेरे गुरुजी से भी बहुत प्रेरणा मिली कि उन्होंने वहाँ रहते हुए उस जगह को उन्होंने चमन कर दिया। वहाँ पर उन्होंने उनकी सोच एक बहुत बड़ी सोच थी कि जब तक ग्रामीण में विकास नहीं होगा, एजुकेशन शिक्षा पर उनका बहुत बड़ा कंसंट्रेशन था। और उन्होंने भी वहाँ रहते हुए, उस आश्रम में रहते हुए बहुत सारे काम किए, जैसे लोगों को शिक्षा देना, खेती के ऊपर ध्यान दिलाना, कैसे खेती की जाए। ये सारी चीज़ें मुझे उन मेरे गुरुजी के द्वारा ये बहुत बड़ी प्रेरणा मिली और मैंने उसको कंटिन्यू रखा। तो आपने फिर पीएचडी किस विषय में की? जी, पीएचडी भी मैंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया है और उसी रूरल डेवलपमेंट में ही मैंने पीएचडी किया, क्योंकि ये मेरा एक रुचिकर विषय था और उसी पर मैंने ये सोचा कि क्यों ना पीएचडी भी इसी विषय पर किया जाए। तो मैंने मेरा पीएचडी का काम भी 2018 में वो भी कंप्लीट कर लिया था। तो क्या आप आगे भी रूरल डेवलपमेंट पे ही कुछ और काम करना चाहेंगे या कुछ लिखना चाहेंगे? जी, मैं ऐसे कहूँ कि आपको जैसे मैंने बताया कि मैंने करीब 7 विषय में एमए किया और पीजी डिप्लोमाज भी मैंने 4-5 विषय में उसमें भी किया। सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी मैंने इग्नू से बहुत किए। जैसे आपको बताऊं तो बड़ा अच्छा लगेगा कि मुझे एक दिमाग में आया कि ये जो बी कीपिंग होती है, मधुमक्खियों का रख रखाव और कैसे मधु बनाई जाती है, कैसे शहद बनाई जाती है, हाँ। उसका भी कोर्स इग्नू चलाता है, तो मैंने उसको भी किया। और उसके बाद में मेरे एक दिमाग में और चीज़ थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, अच्छा जी। जो कि एक ग्रामीण विकास में एक बहुत बड़ा विषय है। और स्वास्थ्य के लिए भी ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल कहते हैं कि स्वास्थ्यप्रद है, जो भी वहाँ से फसलें उगती हैं। जी, इस समय क्या है कि खेती को एक केमिकल फर्टिलाइज़र से करना लोगों ने उचित समझा और बहुत सारे उसके कारण ये भी थे कि ज़्यादा पैदाइश लेना, लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र डाल करके आप कोई भी प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। और अपने पास में ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इतना रिसोर्स है अपने पास में कि उसको डाल करके, क्योंकि जब आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो जो खेती है, ज़मीन है, वो कुछ समय के बाद में हाँ, वो भी उसकी उपजाऊ क्षमता अनफर्टाइल हो जाती है। हाँ। वो फिर उपजाऊ के लायक नहीं रहती है। तो मैंने सोचा कि इस विषय में पढ़ा जाए और ग्रामीण के लिए हो सकता है कि मैं कुछ कर पाऊँ आगे। तो मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी सर्टिफिकेशन किया। इस तरह के मेरा अध्ययन जारी रहा। धन्यवाद डॉक्टर सुथार, इतनी जानकारी देने के लिए।